Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, this is last part of our exercise 10.2 introduction, part 3. 10.2 इंट्रोडक्शन हमने तीन पार्ट्स में कवर किया, जिसमें फर्स्ट पार्ट में तो हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया पार्ट को, मतलब एक्चुअली टॉपिक क्या है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइंस को। ठीक है, पार्ट वन में हमने क्या किया, इजी सी दो फॉर्म सीखी थी, 2 पॉइंट फॉर्म एंड स्लोप, 2 पॉइंट नहीं, स्लोप स्लोप पॉइंट फॉर्म, है ना। 1 पॉइंट के साथ स्लोप मिलता है, वही तो है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म, और उसके साथ में 2 पॉइंट फॉर्म, है ना। और कल की पार्ट टू वाली क्लास में अपन एक नई चीज इंट्रोड्यूस की, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, और इंटरसेप्ट की दो फॉर्म्स होती है, एक तो होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और एक होती है टोटली इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। उसमें दोनों इंटरसेप्ट गिवन होते हैं, और स्लोप इन वन सेकेंड, शिवम भाई साहब आए। ओके, हाँ। तो दो फॉर्म्स हमने कल जो पार्ट टू में कवर करी इंटरसेप्ट वाली थी, एक तो थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें एक स्लोप है और एक कोई भी इंटरसेप्ट है, इधर वाई इंटरसेप्ट और इधर एक्स इंटरसेप्ट। और दूसरी जो फॉर्म है उसमें टोटली इंटरसेप्ट फॉर्म है, वो उसमें क्या है, कोई स्लोप व्लोप नहीं गिवन है आपको, दोनों इंटरसेप्ट गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन है और वाई इंटरसेप्ट भी गिवन है। नाउ द लास्ट फॉर्म इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये थोड़ी सी है ना, समझने में थोड़ी सी टेढ़ी लगती है ना, बजाय कि दूसरी फॉर्म से। लेकिन मैं कहूंगा कि इस साल क्लास 11th में ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जो बची हुई चार फॉर्म्स है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3D के अंदर जब अपन जाते हैं ना, तो वहां पे नॉर्मल फॉर्म थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए आप समझो तो ध्यान से, है ना, चाहे से क्वेश्चन अपने को इतने ज्यादा ना भी मिले। ओके, तो नॉर्मल फॉर्म समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल फॉर्म समझने से पहले क्या समझना पड़ेगा, नॉर्मल क्या होता है। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम, नॉर्मल फॉर्म। टॉपिक हेडिंग इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। नॉर्मल फॉर्म। अब अपन समझते हैं नॉर्मल क्या होता है ना। तो कभी सुना है ये वर्ड, मतलब मैथ्स में सुना है क्या? वैसे तो नॉर्मल वर्ड जो है काफी इजी वर्ड है, सुना होगा आपने, बट मैथ्स के रेफरेंस में कभी नॉर्मल वर्ड सुना है क्या है? नहीं सुना, ओके फाइन। ठीक है, टेंजेंट वर्ड सुना है, टेंजेंट? टेंजेंट क्या होता है बेटा? व्हाट इज अ टेंजेंट? टेंजेंट तो हम 9 10 से पढ़ रहे हैं, क्या होती है टेंजेंट? नहीं सुना, मतलब याद नहीं आ रहा? हम्म, देखो, किसी कर्व, फिर मैं बताऊं क्या? अपन वैसे सर्किल के रेफरेंस में सीखा है टेंजेंट को, है ना, बट कर्व भी ले सकते हैं ना। किसी कर्व को बाहर से जो छू के लाइन निकलती है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। जैसे सर्किल को छू के निकलती थी, याद है, तो उसको टेंजेंट कहते थे। हमने सर्किल के रेफरेंस में सीखा है, बट टेंजेंट किसी भी कर्व की हो सकती है, जरूरी नहीं है सर्किल की हो। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम पैराबोला हाइपरबोला जितने भी कर्व सीखेंगे ना, उनकी भी टेंजेंट हो सकती है। अच्छा जी, तो टेंजेंट समझ गए। अब इस टेंजेंट से, अब इस टेंजेंट से, ये तो है टेंजेंट, ये तो है टेंजेंट। अब इस टेंजेंट से बिल्कुल परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, वो होगी नॉर्मल लाइन। नॉर्मल एक लाइन है, नॉर्मल क्या है, एक लाइन है। जैसे टेंजेंट भी एक लाइन है, नॉर्मल भी क्या है, एक लाइन है। और नॉर्मल कौन सी लाइन है, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। अब टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी बन जाएगी, यहाँ पे ये बन जाएगी। देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही बनानी है, जैसे यहाँ पे टेंजेंट पॉइंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है ना, तो इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन बनेगी, ये हो जाएगी नॉर्मल। तो ये तो है मेरी टेंजेंट, और ये है मेरी नॉर्मल, दोनों लाइंस हैं। ठीक है, दोनों एक कर्व के रेफरेंस में बनाई जाती है। दोनों किसके रेफरेंस में बनाई जाती है, एक कर्व के रेफरेंस में बनाई जाती है। टेंजेंट उसको बाहर से छू के निकलती है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना के देती है। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो परपेंडिकुलर लाइन निकलती है, उसको कहते हैं अपन नॉर्मल। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल का मतलब देखो, कनेक्ट इससे करना, लेकिन एग्जैक्टली ये यहाँ पे मतलब नहीं, क्योंकि अभी तक हमने कर्व्स तो सीखे ही नहीं, कर्व्स क्या होते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे ना। लेकिन थोड़ा थोड़ा इससे कनेक्ट करना, थोड़ा थोड़ा, अभी जो हमने चीज सीखी। तो अभी तक हम जितना समझते हैं उसमें टेंजेंट क्या चीज है, परपेंडिकुलर लाइन क्या चीज है। क्योंकि अभी तक देखो, हमने कर्व तो सीखा ही नहीं है, हमने क्या सीखा है, ओनली स्ट्रेट लाइन। क्या सीखी है, ओनली स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एक और चीज सुनो, एक और चीज सुनो, चलो अगर इतना बात ही कर ली, तो लेट्स से कि ये कर्व है, लेट्स से कि ये स्ट्रेट लाइन। इस कर्व की टेंजेंट तो आप ऐसे बनाओगे, कैसे, ऐसे बनाओगे, जो बाहर से छू के निकल जाएगी। लेकिन स्ट्रेट लाइन की टेंजेंट कैसे बनाओगे, तो स्ट्रेट लाइन की टेंजेंट ये खुद ही लाइन है, ये लाइन ही खुद की टेंजेंट है।
क्योंकि ऐसी कोई लाइन कैसे बनाएंगे जो बाहर से छू के निकले, ये तो खुद ही एक लाइन है ना। भाई कर्व से तो बाहर से छूती हुई एक लाइन बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है ना। तो ये जो रेड कलर की लाइन है ये इस कर्व की टेंजेंट है, ठीक है ना। अब मैं इसकी टेंजेंट बनाऊं तो ये लाइन खुद ही इसकी टेंजेंट है, ये लाइन खुद ही इसकी टेंजेंट है। भाई यही लाइन है जो इस लाइन को बाहर से छू के निकल रही है, और कोई अलग से लाइन नहीं है, नहीं है ना। तो इधर जब आप नॉर्मल बना रहे थे तो आप ऐसे बना रहे थे, है ना, इस रेड लाइन के परपेंडिकुलर। तो जब इधर बनाएंगे तो भी इस रेड लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे बनाएंगे। तो जब आप इसके पर नॉर्मल लाइन बनाएंगे तो एक्चुअली उसी ब्लू वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर बन गई। आपने तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर बनाई, लेकिन बन गई ब्लू, यानी ओरिजिनल लाइन के परपेंडिकुलर बन गई। तो स्ट्रेट लाइन के केस में नॉर्मल लाइन बस सिंपली एक ऐसी लाइन है जो परपेंडिकुलर हो, दैट्स इट, इतना याद रखना है। कर्व के रेफरेंस में क्या होता है, टेंजेंट बनाओ फिर टेंजेंट का परपेंडिकुलर बनाओ। लेकिन अब स्ट्रेट लाइन में बस जो लाइन गिवन है उसका परपेंडिकुलर बना दो, वही उसकी नॉर्मल लाइन कहलाती है, वही उसकी नॉर्मल लाइन कहलाती है। अब जब अपन इसको 2D प्लेन पे, अभी तक तो ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री के हिसाब से बताया मैंने, अब जब अपन 2D प्लेन के रेफरेंस में इसको लेकर जाते हैं, जब अपन इसको 2D प्लेन के रेफरेंस में लेकर जाते हैं, तो आप लिखिए, मतलब 2D प्लेन बना दीजिए, हैंड टू हैंड बनाते भी जाते हैं लिखते भी जाते हैं। लेट्स से कि ये एक 2D प्लेन। तो 2D प्लेन के रेफरेंस में नॉर्मल लाइन कौन सी लाइन होती है, लेट्स से कि पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ। लेट्स से कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, जिसकी इक्वेशन की बात करते हैं ना, लाइन एल मानते हैं, वो लाइन है ये वाली, ओके, ठीक है। चलो, अब ये एक लाइन है, तो मैंने कहा इस लाइन की नॉर्मल लाइन बताओ। सबसे पहले मैंने कहा इस लाइन की टेंजेंट लाइन बताओ, तो यही लाइन इसकी टेंजेंट लाइन है ना। अब मैंने कहा नॉर्मल लाइन बताओ तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो, तो यूक्लिड ज्योमेट्री में तो इसकी नॉर्मल लाइन कोई भी हो सकती थी, लेकिन कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या हो जाएगा, ये जो ओरिजिन से लाइन निकलेगी ना उसी को नॉर्मल लाइन कहेंगे। तो कार्टेशियन ज्योमेट्री या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको अपन कहते हैं, वहां पे नॉर्मल लाइन की डेफिनेशन थोड़ी सी स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, कि जो ओरिजिन से निकले और सामने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बने, उस लाइन को क्या कहूंगा मैं, नॉर्मल लाइन। और अगर मैंने सिंपली 2D प्लेन ही नहीं बनाया, मैंने तो सिंपली एक लाइन खींच दी, यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात हो रही है, कोई 2D कोऑर्डिनेट्स वगैरह है नहीं, तो उसकी बहुत सारी नॉर्मल लाइंस बन सकती है फिर तो, क्योंकि कोई ओरिजिन ही नहीं है, यहाँ तो ओरिजिन है ना, समझ गए। तो अभी 2D प्लेन में समझ गए नॉर्मल लाइन कौन सी है, ओरिजिन से निकले, सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट इंटरसेक्ट करे, परपेंडिकुलरली 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करे, दैट लाइन इज कॉल्ड द नॉर्मल लाइन, दैट लाइन इज कॉल्ड द नॉर्मल लाइन टू दिस लाइन। हर एक लाइन की अपनी एक नॉर्मल लाइन होगी। फॉर एग्जाम्पल दूसरी लाइन अगर मैं ऐसे बना दूं लेट्स, तो इसकी नॉर्मल लाइन कैसे बनेगी, इसकी तो ऐसे बनी थी, इसकी कैसे बनेगी, ऐसे, जो इसको परपेंडिकुलरली टच करे, ठीक है। तीसरी ऐसे बना दी तो इसकी कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। चौथी मैंने ऐसे बना दी लेट से, तो इसकी कैसे बनेगी, ऐसे बन जाएगी। तो जितनी भी लाइंस बनती हैं, है ना, अगर वो 2D प्लेन पर है तो उसकी नॉर्मल लाइन हम ऐसे बना सकते हैं, ओरिजिन से पास आउट करवा के, ओके। अब नॉर्मल लाइन की डेफिनेशन लिख पाओगे आप, ओरिजिन से निकले परपेंडिकुलर होगा ना, ओके। सो इधर बना भी देता हूं मैं एक नॉर्मल लाइन, ओरिजिन से निकलती हुई, अंदाजे से बना लेना, नाप चोक करने की जरूरत नहीं है। ये हो गई परपेंडिकुलर, थोड़ी सी ऑप्टिव्स लग रही है इधर, ऐसे कर दो चलो, अब परपेंडिकुलर लग रही है। ये हमारा ओ होता ही है ना, और जो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है उसको पी मार्क कर दो आप, है ना, ओ पी, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इस लाइन का नाम हम एल रख ही देते हैं ना, इस लाइन का नाम हम रख देते हैं एल। और दूसरी चीज, इस लाइन को एक लाइन सेगमेंट का भी नाम दो, उसका कारण अभी बताता हूँ क्यों। क्या क्या नाम रखा अपन ने, इसको तो रखा पी, इस लाइन का नाम रख दिया हमने एल, और इसको एक लेंथ सेगमेंट का भी नाम देते हैं। तो लेट्स से कि ये पी रखा है ना अपन ने, तो लेट्स से कि इसको ए बी डाल देते हैं, ए एंड बी। तो लाइन सेगमेंट के फॉर्म में देखें तो ये ए बी है, और लाइन की फॉर्म में देखें तो सिंपली लाइन एल है। और जो परपेंडिकुलर लाइन बनाई है वो कौन सी बनाई है, ओपी, तो ओपी इसकी नॉर्मल लाइन हो गई, हो गई, ठीक है। चलो यहाँ तक सारी बातें क्लियर। तो नॉर्मल की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ लाइन
परपेंडिकुलर टू लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन, अ गिवन लाइन, है ना, इन ए इन ए 2D प्लेन, इन ए 2D प्लेन passing through the origin, passing through the origin, through the origin is called the is called the is called the नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन भी बोल सकते हैं और सिंपली नॉर्मल भी बोल सकते हैं ना, नॉर्मल लाइन ब्रैकेट में लिख देता हूं, और सिंपली नॉर्मल, और सिंपली। तो अब से मैथ्स के रेफरेंस में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रेफरेंस में कभी भी नॉर्मल वर्ड कहे तो समझ जाओगे नॉर्मल की बात क्या हो रही है, परपेंडिकुलर लाइन की बात हो रही है, राइट। और सिंपली नॉर्मल, नेक्स्ट ईयर तो बहुत काम आएगा ये, मतलब ये बहुत ज्यादा यूज होगा ये वर्ड, नॉर्मल, टेंजेंट और सिंपली नॉर्मल टू द गिवन लाइन। अच्छा, ये नॉर्मल लाइन जो है फिक्स थोड़ी ना हो गई, जैसे जैसे लाइन होगी, अभी जैसे अलग अलग नॉर्मल लाइंस बनी ना, तो ये जो नॉर्मल लाइन है ये पर्टिकुलरली इस लाइन की नॉर्मल लाइन है ना। अगर लाइन थोड़ी सी चेंज हो गई, मान लो ऐसे हो गई लाइन, मान लो ये लाइन थोड़ी सी अलग से इंक्लाइंड हो गई, ऐसे चेंज हो गई, तो इसकी नॉर्मल भी चेंज हो जाएगी फिर, है ना। तो ये केवल इस लाइन की नॉर्मल है, तो हम लिखेंगे इस कॉल द नॉर्मल लाइन टू दिस लाइन, टू द लाइन एल, है ना, टू द लाइन एल, टू द लाइन एल, इधर भी लाइन का नाम हम एल रख देते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये हो गई हमारी नॉर्मल की डेफिनेशन। अब नॉर्मल फॉर्म क्या होती है ना, तो नॉर्मल फॉर्म मतलब बेटा ऐसी फॉर्म जो कि इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है अपने को, उसके अंदर इस नॉर्मल लाइन का रोल हो, है ना। अब नॉर्मल लाइन का रोल का मतलब ये है कि नॉर्मल लाइन की लेंथ हो उसमें, है ना। अब ये नॉर्मल लाइन की लेंथ को लेट से मैं पी यूनिट्स मान लेता हूँ, स्मॉल पी यूनिट्स, क्या मान लेता हूँ, स्मॉल पी यूनिट्स। तो इधर ग्राफ के अंदर मार्क भी कर लो कि ये जो लेंथ है ये क्या है, स्मॉल पी यूनिट्स। इधर लिख देता हूँ, चलो, ये कितनी लेंथ है इसकी, पी, स्मॉल पी यूनिट्स। तो यानी कि अब जो मेरे को फॉर्म चाहिए ना इक्वेशन ऑफ लाइन की, उसमें मुझे क्या करना है, पी का रोल चाहिए, क्या किसका रोल चाहिए, पी, मतलब पी दिखाई देना चाहिए उसके अंदर, है ना। अच्छा, दूसरी चीज, ये नॉर्मल लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको माना जाता है, उसको लिखा जाता है ओमेगा, क्या लिखा जाता है उसको, ओमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव साइड, क्योंकि एंगल्स हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस नापे जाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज है। और ओमेगा का साइन पता है कैसे होता है, डब्ल्यू टाइप में, हालांकि वो एक्चुअली डब्ल्यू नहीं होता, लैटिन वर्ड है, इस तरीके का साइन होता है, अपन डब्ल्यू बना देंगे चलेगा, है ना, थोड़ा सा घुमावदार होता है, इसको बोलते हैं ओमेगा, ठीक है ना। तो अब जो आपको फॉर्म मिलेगी बेटा, उसमें पता है क्या होगा, दो चीजें दिखाई देंगी, एक तो दिखाई देगा पी, एक दिखाई देगा ओमेगा, एक तो दिखाई देगा पी और एक दिखाई देगा ओमेगा, इज दिस क्लियर, ठीक है। पी तो इस नॉर्मल लाइन की लेंथ है, और ओमेगा इस नॉर्मल लाइन का बना हुआ एंगल है विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ठीक है। चलो ये इंफॉर्मेशन पहले लिख देते हैं हम। नाउ नाउ क्योंकि डेफिनेशन तो हो गई, अब अपना काम है फॉर्म बनाना। नाउ लेट द लेंथ ऑफ लेट द लेंथ ऑफ नॉर्मल लेट द लेंथ ऑफ नॉर्मल ओपी, नॉर्मल का नाम क्या है हमारे, ओपी। देखो, जो नॉर्मल का नाम है उसमें पी कैपिटल लेटर है, क्योंकि ये तो नाम है इसका ओ पी, इसकी लेंथ जो है वो इसमें स्मॉल पी है ना। लेट द लेंथ ऑफ नॉर्मल ओपी ड्रॉन ड्रॉन टू द लाइन एल, ड्रॉन टू द लाइन एल बी बी पी यूनिट्स, बी पी यूनिट्स, हमने इसकी लेंथ मान ली पी यूनिट्स, यहां तक कोई डाउट नहीं है। एंड द एंगल मेड बाय एंड द एंड ओमेगा बी द एंगल मेड बाय एंड ओमेगा बी द एंगल मेड बाय बी द एंगल। अब जब अपन एक्चुअली क्वेश्चन करेंगे तो हमको ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ओमेगा, हम थीटा भी लगा सकते हैं ना, बट स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स में उसको ओमेगा नाम दिया गया है ना। तो अभी अपन नोट्स बना रहे हैं ओमेगा लिख देंगे, अगर अपने को ओमेगा ओमेगा में कंफ्यूजन अपन थीटा लिख देंगे, ठीक है ना। एंड ओमेगा बी द एंगल with the angle made by this normal line, by this normal line,
ओमेगा बी द एंगल मेड बाय दिस, एक मिनट, बाय दिस नॉर्मल लाइन नॉर्मल लाइन का नाम क्या है, ओपी है ना, नॉर्मल लाइन ओपी विद द विद द पॉजिटिव साइड ऑफ विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस measured एंटी क्लॉकवाइज, measured एंटी क्लॉकवाइज। अब ये गिवन पॉइंट जो अपन ने मार्क किए ये लिख भी दिए। कभी आप अगर मान लो रिवाइज करो तो आपको लिखा हुआ भी होना चाहिए कि सर ने ओमेगा क्या लिया था। वैसे तो वीडियो होती है बट फिर भी मान लो वीडियो देखने का भी टाइम नहीं है, फोन नहीं है हाथ में, तो फटाफट नोट्स देख के भी समझ में आ जाए ना। ठीक है, ओमेगा को हमने एंगल मान लिया। अच्छा, एक और कारण है कि इस एंगल को थीटा क्यों नहीं लेते पता है, क्योंकि थीटा तो इस लाइन से बना हुआ एंगल होता है। मतलब अगर मैं थीटा, अगर मैं सिंपली कहूँ थीटा क्या है, तो आपकी नजर में पहली चीज पता है क्या जाएगी, थीटा क्या है, ये जो ओरिजिनल लाइन की बने ना इसके द्वारा बना हुआ एंगल विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा को तो नाम दे दिया भाई, जो लाइन किससे एंगल बनता है, तो अब नॉर्मल लाइन से जो एंगल बनेगा उसको थीटा नाम नहीं देंगे ना, फिर नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि थीटा ये है कि ये है, तो इसलिए उसको अलग नाम देना पड़ा, इसलिए उसको अलग नाम ओमेगा दिया। ठीक है ना, ये भी कारण है कि इसको थीटा क्यों नहीं दिया। ओके चलो, यहां तक तो क्लियर है सबको। अब एक्चुअली चलते हैं कि एंगल बनाने की तरफ। तो कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन करते हैं यहाँ पे। मुझे एक चीज बताना, मुझे एक चीज बताना ना। हाँ, लेट्स से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, इस P से मैं इस एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, आप डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ करना राइट। लेट्स से मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, पहले देख लो आराम से फिर ड्रॉ कर लेना। तो मुझे एक चीज बताओ, लेट्स से कि इसको नाम रख देते हैं अपन पी क्यू, इसका नाम क्या रख देते हैं, पी क्यू, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू व्हाट, एक्स एक्सिस, पी क्यू परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो मुझे एक चीज बताना, अगर अच्छा इसका नाम क्या था, ओमेगा, इस एंगल का नाम क्या था, ओमेगा, ये भी मार्क कर दो छोटा सा चाहे से। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताना कि ट्राइंगल पी क्यू ओ पी क्यू जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, बना कि नहीं बना, ओके। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना तो यहाँ पे अगर ये ओमेगा है, अगर ये ओमेगा है तो टेल मी साइन ओमेगा क्या होगा। साइन ओमेगा क्या होता है, मतलब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू है ना, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओपी, पीओ या ओपी राइट। और सिमिलरली कोस ओमेगा क्या बना, कोस ओमेगा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है ओ क्यू और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ओपी है ना। अब देखो हाइपोटेन्यूज ओपी की वैल्यू तो मेरे पास गिवन है ना, पी यूनिट्स, गिवन है कि नहीं है, पी यूनिट्स गिवन है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी जगह पी यूनिट्स डाल दूं, सिंपली स्मॉल पी यूनिट्स, हाइपोटेन्यूज गिवन है पी। ठीक है, तो यहां से पी क्यू की वैल्यू क्या है टेल मी, यहां से पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी पी साइन ओमेगा, यस और नो। और यहां से ओ क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी कॉस ओमेगा, पी कॉस ओमेगा। यानी कि ये जो लेंथ है कौन सी वाली लेंथ, पी क्यू लेंथ, ये वाली जो लेंथ है पी क्यू ये आ चुकी है कितनी, पी साइन ओमेगा, पी साइन ओमेगा। और ये वाली जो लेंथ है ओ क्यू वो कितनी आ चुकी है बेटा, क्यू पी कॉस ओमेगा, पी कॉस ओमेगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, इतना कितना है, इतना कितना है, ऐसे तो निकालते हैं। लेट्स से कि ये 2 यूनिट्स होता है, ये 5 यूनिट्स होता है, तो 2,5 होते हैं उसके, एक्स एक्सिस पे 2 आया, वाई एक्सिस पे 5 गया, तो एक्स एक्सिस पे कितना गया, पी कॉस ओमेगा गए, कितना गए आप, पी कॉस ओमेगा। आपने लेंथ निकाल ली ना ओ क्यू, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे पी कॉस ओमेगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा, और ऊपर कितना गए, पी साइन ओमेगा, पी साइन ओमेगा इसका हो गया, क्या हो गया बेटा, वाई कोऑर्डिनेट है ना। तो अब मुझे बताओ पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास, अगर आपके पास पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो इस लाइन पे लाए होने वाला एक पॉइंट मिल गया आपको। अगर इस लाइन पे लाए होने वाला एक पॉइंट मिल गया तो आप वैसे भी इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। तो बस आप उसी फॉर्म से इसकी इक्वेशन बनाना शुरू करेंगे और आपको जो फाइनली इक्वेशन मिलेगी वो इस टाइप की होगी। फाइनली इक्वेशन बता देता हूं एक बार और फिर लिखवा भी दूंगा। फाइनली इक्वेशन होती है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। ये होती है नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसके अंदर देखो एक्स वाई तो दिखाई देगा ही देगा क्योंकि रिलेशन चाहिए आपको ना, और बाकी ए बी इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट स्लोप फ्लोप कुछ नहीं दिखाई देंगे, केवल ओमेगा वाली टर्म्स दिखाई देंगी एंड पी वाली टर्म्स दिखाई देंगी। कांस्टेंट टर्म पी होगी और एक्स और वाई वाली टर्म्स ही होगी, एक्स कॉस मतलब एक्स का कोएफिशिएंट कॉस ओमेगा, वाई का कोएफिशिएंट साइन ओमेगा और कांस्टेंट टर्म पी। इस टाइप की इक्वेशन बनेगी जब अपन अभी डेरिवेशन करेंगे, इससे समझ आ गया अच्छे से। ठीक है, अब लिखना शुरू करें। चलिए, तो जो जो बातें अभी आपने कही वो सारी बातें लिखते हैं।
तो इसके अंदर मार्क भी कर लो कि ये वाली लेंथ कितनी आ गई, जैसे शायद में कहीं भी मार्क कर लो, ये वाली लेंथ कितनी आ गई, ये वाली लेंथ तो आ गई पी कॉस ओमेगा। बोलो, ये अगर पी यूनिट्स है तो ये वाली लेंथ आ जाती है मेरी पी कॉस ओमेगा, पी कॉस ओमेगा। और ये वाली लेंथ कितनी आ जाती है बेटा, पी साइन ओमेगा, पी साइन ओमेगा। ऐसा है तो फिर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाते हैं, पी कॉस ओमेगा, पी कॉस ओमेगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, कॉमा कॉमा पी साइन ओमेगा इसका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। ठीक है, चलो अब अपन लिखना शुरू करते हैं। नाउ नाउ व्हेन वी, अच्छा ये परपेंडिकुलर पता है क्यों बनाया मैंने, ये परपेंडिकुलर केवल इसलिए बनाया ताकि मेरे को पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चले, नहीं तो इस परपेंडिकुलर का कोई रोल नहीं है ना। ये परपेंडिकुलर मैंने इसलिए बनाया है ना। ठीक है, जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उनको तो ये बहुत आम सी बात है, वो बिना परपेंडिकुलर बनाए, ये बिना परपेंडिकुलर बनाए अगर मेरे को ओमेगा गिवन है और ये गिवन है तो सीधा ही लिख देते हैं। उनके लिए बहुत ही नॉर्मल बात है, फटाफट फटाफट निकालने इस चीजों को। अभी कॉमर्स या जो दूसरे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये इतनी आम बात नहीं है, वो इस चीज बार बार नहीं फेस करते इस चीज को, तो इसलिए उनको समझाने के लिए पूरा करना पड़ता है कि परपेंडिकुलर बनाओगे तभी इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ओके ना। ठीक है, तो कुल मिला के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमको। तो क्या लिखेंगे अपन, व्हेन वी, व्हेन वी कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट किया आपने, पी क्यू परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू एक्स 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 है ना। तो ऐसा कंस्ट्रक्ट करके हमको क्या मिला, वी हैव एंगल कौन सा 90 डिग्री मिला, पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया। वी हैव एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू 90, पी क्यू ओ इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। अब सिंपली हम ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ज्यादा डिटेल में लिखेंगे। सो सबसे पहले क्या, साइन ओमेगा या कॉस ओमेगा दोनों निकालो चलो। सो साइन ओमेगा क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है पी क्यू और हाइपोटेन्यूज है ओपी, पी क्यू अपॉन ओपी। ठीक है ना। एंड साथ में कॉस ओमेगा भी लिख दो, कॉस ओमेगा क्या निकलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है हमारा ओ क्यू, ओ क्यू अपॉन ओपी, ओ क्यू अपॉन ओपी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, तो यहां से अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ओपी की वैल्यू भी डाल देते हैं। ठीक है ना। इम्प्लाइज, इम्प्लाइज यहां से पी क्यू की वैल्यू निकालो चलो, पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओपी इंटू साइन ओमेगा, एंड साथ के साथ इसको भी सॉल्व करते चलो, ओ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओपी इंटू कॉस ओमेगा, ओपी इंटू कॉस ओमेगा। ठीक है ना। तो ओपी की वैल्यू है हमारे पास स्मॉल पी यूनिट्स है ना, तो पी क्यू की फाइनली वैल्यू क्या आ गई, पी साइन स्मॉल पी साइन ओमेगा, राइट। एंड ओ क्यू की फाइनली वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल पी कॉस ओमेगा। होपफुली कोई दिक्कत नहीं आई होगी, यहां तक समझ में है ना। ठीक है, ठीक है, पी साइन ओमेगा एंड पी कॉस ओमेगा। सो फाइनली मेरे पास पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर, द कोऑर्डिनेट्स, और ये सारे रामायण कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ही थी है ना। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी lying on the line, the coordinates of point P lying on the line, lying on the line L, lying on the line L R, R x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं हम हमेशा, x कोऑर्डिनेट क्या निकला, यानी कि ओपी, ओपी है एक्स कोऑर्डिनेट और पी क्यू है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल दूरी होती है वो एक्स कोऑर्डिनेट, जो वर्टिकल दूरी होती है वाई कोऑर्डिनेट। तो हॉरिजॉन्टल दूरी तो ओ क्यू है ना, क्या आया पी कॉस ओमेगा, एक्स कोऑर्डिनेट आया आपका पी कॉस ओमेगा, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या आया आपका पी साइन ओमेगा। ग्राफ में भी हमने, फिगर में भी हमने यही मार्क किया, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उल्टे तो नहीं कर दिए, पी कॉस ओमेगा कॉमा। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, नहीं है, ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ आप। हम्म, अब आपको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए है ना, क्योंकि एक पॉइंट तो आ गया। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं अपन, स्लोप और एक पॉइंट फॉर्म, तो पॉइंट तो आ गया आपके पास, अब आपको स्लोप चाहिए। तो स्लोप कैसे निकालूं सर मैं, तो मुझे एक चीज बताओ, ये वाली जो लाइन है ओपी, ये वाली जो लाइन है ओपी और ये वाली लाइन जो है ए बी, ए बी ले लो या लाइन एल ले लो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये वाली लाइन कौन कौन सी लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन,
आर दीज टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर? तो जो दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो हम 10.1 में सीख के आए, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इसका स्लोप लेटर से मैंने m1 ले लिया एंड उसका स्लोप लेटर से मैंने m2 ले लिया, तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा क्या? अब उससे क्या फायदा सर? उससे ये फायदा होगा कि इसका स्लोप कैसे निकालो। लेट से इसका स्लोप है, एक बार रफली रफली कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो गया m2 और लेट से इसका स्लोप है मान लो m1, है ना? तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आपको किसका स्लोप चाहिए? आपको तो m2 का स्लोप चाहिए, क्योंकि आपने पॉइंट उस पर निकाला है ना, इक्वेशन उस लाइन की बनानी है आपको। तो आप m2 की वैल्यू क्या लगाओगे? -1 डिवाइडेड बाय m1। और ध्यान से देखो, ये वाली लाइन अगर x एक्सिस के साथ ओमेगा एंगल बनाती है तो इस लाइन का स्लोप 10 ओमेगा होगा, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर लाइन है उसका एंगल ही गिवन है एक्स एक्सिस के साथ, उसका स्लोप कैसे निकालते हैं? उस पर 10 लगा के। तो 10 ओमेगा m1 की जगह क्या आ जाएगा? -1/10 ओमेगा, जो कि क्या होता है? -cot ओमेगा। तो इसका स्लोप भी आ गया ओमेगा, सॉरी नॉट थीटा। तो इसका स्लोप भी आ गया आपके पास m2। वो किस फॉर्म में आया? ओमेगा फॉर्म में। और पॉइंट भी ओमेगा फॉर्म में है, तो सब कुछ ओमेगा फॉर्म में आपके इक्वेशन बन जाएगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। समझ गए? चलो, तो पॉइंट निकलते ही अब हमारा अगला काम है स्लोप निकालना, और स्लोप निकालकर फिर दोनों के स्लोप्स को -1 रखना। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप लिखो। वैसे इतना सारा डेरिवेशन कोई बताता नहीं है, डायरेक्ट अभी इक्वेशन लिखवा देते हैं, है ना? बट फिर भी अगर याद होगा तो अच्छी बात है। नाउ स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ लाइन स्लोप ऑफ लाइन ओपी, मतलब नॉर्मल लाइन की बात कर रहा हूं मैं ना, स्लोप ऑफ लाइन ओपी इक्वल टू 10 ओमेगा होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एंगल जो है वो ओमेगा बना रही हो एक्स एक्सिस के साथ, है ना? लेट से इसको m1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? m1, दैट इज m1 लिख दो उसके आगे, दैट इज m1 इक्वल टू 10 ओमेगा। तो m1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 10 ओमेगा, है ना? और स्लोप ऑफ जो नॉर्मल जो एक्चुअल लाइन है l है, उसको m2 मान लो, है ना? एंड एंड लेट द स्लोप ऑफ लाइन लेट द स्लोप ऑफ लाइन लेट द स्लोप ऑफ लाइन L2, L1 नहीं, L सॉरी L, केवल L है ना? तो लाइन L दैट इज, उसके स्लोप को नाम दे देते हैं अपन M2, BM2 ऐसे लिख लो, BM2। इसका स्लोप तो है नहीं हमारे पास, पता लगाना है ना हमको, तो इसके स्लोप को हाल फिलहाल के लिए अपन क्या मान लेते हैं? BM2। अब अपने को ये स्लोप पता लगाना है, M2 पता लगाना है ना? कैसे पता लगाएंगे? दोनों परपेंडिकुलर है। नाउ ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन एल के। सो सो इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट रख देंगे अपन, -1 रख देंगे। स्लो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, m1 इंटू m2 इक्वल टू वॉट? -1। अब m1 की तो वैल्यू है ना आपके पास, या फिर चलो यहाँ से m2 की वैल्यू निकालो। बोले m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/m1। और m1 की वैल्यू क्या निकाली आपने ऊपर? 10 ओमेगा। तो इट विल बी लाइक -1 डिवाइडेड बाय 10 ओमेगा, जो कि क्या बन जाता है? -cot ओमेगा। 1/10 ओमेगा क्या बनेगा? cot ओमेगा। और cot ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप? cos ओमेगा डिवाइडेड बाय sin ओमेगा, है ना? तो माइनस, लेकिन माइनस का cos ओमेगा डिवाइडेड बाय sin ओमेगा। ये आ गया आपके पास फाइनली स्लोप। अब आपके पास उस लाइन का स्लोप भी है और उस एक पॉइंट भी निकाल लिया। तो जो पहली पहली पॉइंट फॉर्म सीखी थी, एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन होता है तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, उसमें इन दोनों को पुटअप करो तो आपके फाइनली नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन आती है। ठीक है, चलो और फाइनल स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन एल, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन एल पासिंग पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। एक तो पॉइंट गिवन है सर, पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, और एक स्लोप भी गिवन है इसका, एंड विथ द स्लोप। क्या स्लोप है इसके? स्लोप का नाम क्या रखा है आपने? m2। एंड विद द स्लोप m2 इज गिवन बाय तो याद है पहली पहली फॉर्म, जब स्लोप और एक पॉइंट गिवन होता है तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं? सबसे पहली फॉर्म बोलो। यस, y - y1 इक्वल टू स्लोप। अब स्लोप में m2 रख दूं,
क्योंकि वैसे m रखते थे लेकिन इसका स्लोप हमने m2 माना है, m2 इंटू एक्स माइनस x1। वेरी गुड, याद है आपको? अब आपको याद है तो आपको x1 और y1 की वैल्यूज ही तो रखनी है। x1 y1 की वैल्यूज क्या होंगी? जो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स है ना। रखना शुरू करें। तो इट विल बी लाइक y माइनस, बोलो, p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट रखना है, क्या था? p, p साइन ओमेगा है ना। x कोऑर्डिनेट तो था p कॉस ओमेगा और y कोऑर्डिनेट क्या था? p साइन ओमेगा। तो y माइनस स्मॉल p लगाना, लेकिन यहाँ पे p साइन ओमेगा, p साइन ओमेगा इक्वल टू m2 की भी वैल्यू है बेटा आपके पास, क्या लिख दो? माइनस कॉस ओमेगा, क्योंकि हर चीज आपको कॉस और साइन, सॉरी ओमेगा और p में चाहिए ना। तो माइनस कॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय साइन ओमेगा इंटू एक्स माइनस x1। x1 क्या है? p कॉस ओमेगा। बोलो यहां तक कोई डाउट? नो। इसको सॉल्व कर लो, आपको जो इक्वेशन मिलेगी वही आपकी फाइनल इक्वेशन। सॉल्व करने का मतलब वही गुणा भाग, इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स वाली टर्म्स एक साथ रखो, कांस्टेंट टर्म्स एक साथ। देखो कैसे करेंगे। तो मैं साइन ओमेगा को इधर डिवाइड करा दूं, देखो, बोलो, साइन ओमेगा को इधर डिवाइड करा दूं और माइनस कॉस ओमेगा को इधर डिवाइड करा दूं, ओ सॉरी मल्टीप्लाई करा दूं, नॉट डिवाइड। तो मल्टीप्लाई कराते हैं, तो y से कौन मल्टीप्लाई होगा? साइन ओमेगा। तो क्या बन जाएगा? y साइन ओमेगा और p साइन ओमेगा से साइन ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, इक्वल टू, इधर आओ, माइनस कॉस ओमेगा जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x कॉस ओमेगा, माइनस x कॉस ओमेगा, x कॉस ओमेगा। और एक टर्म और बचती है, माइनस कॉस ओमेगा को माइनस पी कॉस ओमेगा से करना जरा, तो माइनस माइनस प्लस पी कॉस स्क्वायर ओमेगा। बोलो यहां तक कोई डाउट? अब आप एक काम करो, इस माइनस एक्स ओमेगा को तो इधर ले आओ, क्योंकि एक्स और वाई वाली टर्म्स यहां रखते हैं, और कांस्टेंट टर्म जो है ये, उसको वहां ले जाओ, उस कांस्टेंट टर्म के पास, है ना। तो ले जाते हैं। तो पहले एक्स वाली टर्म रख दूं मैं, माइनस एक्स ओमेगा इधर आके प्लस का एक्स कॉस ओमेगा हो जाएगा, एक्स कॉस ओमेगा हो जाएगा, और वाई वाली टर्म ऑलरेडी यहीं रखी हुई है, प्लस वाई साइन ओमेगा। ठीक है ना। और माइनस पी साइन स्क्वायर ओमेगा उधर जाएगा तो प्लस पी साइन स्क्वायर ओमेगा, और उधर ऑलरेडी कौन रखा हुआ है? प्लस पी कॉस स्क्वायर ओमेगा, राइट। अब देखो आरएचएस में पी से पी कॉमन आ गया, तो एलएचएस में नो चेंज, एलएचएस में नो चेंज, एंड आरएचएस में पी को कॉमन निकालो, वाई साइन ओमेगा। आरएचएस में पी को कॉमन निकालो तो अंदर क्या बच गया? टेल मी। साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा, जो कि क्या होता है? आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करो। हम्म ये तो क्लास 10th की आइडेंटिटी बेटा। खुशी, साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा क्या बनेगा? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 ही तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा? P इंटू 1, और P इंटू 1 क्या होगा? P, है ना। तो इसकी इसकी वैल्यू 1 क्यों लगाई? आप रीजन डाल सकते हो, रीजन तो क्या, आप इतना तो खुद ही समझ सकते हो, साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कोस, क्या रीजन डालना, 11th क्लास में हो ना, नॉट इन द 10th क्लास। तो इसको फाइनली मैं मेरी इसकी इक्वेशन लिख रहा हूं इन द नॉर्मल फॉर्म, एक्स कॉस ओमेगा। इक्वेशन क्या बननी है तो मैंने शुरू में बता दी थी आपको, ये उसका सारा डेरिवेशन था जो भी हमने अभी तक किया है। एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। अब इस इक्वेशन में ना तो कहीं कोई ए है, ना कोई इंटरसेप्ट है, ना कोई स्लोप है, केवल और केवल दो चीजें हैं, एक तो ओमेगा और एक पी। तो नॉर्मल फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जिसमें दो चीजें दिखाई देंगी, कौन कौन सी? कौन कौन सी बोलो? ओमेगा और पी। ठीक है। ठीक है। इज द इक्वेशन ऑफ, इज द equation of a line in its normal form, is the equation of a line
इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म वेयर, वेयर ओमेगा क्या होगा और पी क्या होगा लिख देते हैं, इन नॉर्मल फॉर्म वेयर, वेयर बोलो, पी तो क्या होगा, पी तो होगा लेंथ ऑफ नॉर्मल लाइन, वेयर पी स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल लाइन को अपन सिंपली नॉर्मल भी बोल सकते हैं, बार बार नॉर्मल लाइन लिखने की जरूरत नहीं है ना। एंड ओमेगा स्टैंड्स फॉर एंगल मेड बाय नॉर्मल विथ एक्स एक्सिस, एंगल मेड, अब मैं केवल एक्स एक्सिस लिख दूं तो चलेगा ना, समझ जाओगे, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, अंडरस्टूड है ना। एंगल मेड बाय नॉर्मल विथ एक्स एक्सिस, एंगल मेड बाय नॉर्मल विथ पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, डन। ओके, सो दिस इज योर फाइनली नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। अब आप बुक में खोल के देखो तो उसने स्टार्टिंग ऐसे कर दी कि सपोज एक नॉन वर्टिकल लाइन है ना, जो कि इसके साथ क्या क्या डेटा गिवन है आपको, एक तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर गिवन है फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, जिसको अपन कह देंगे स्मॉल पी, और अगर एंगल मेड बाय नॉर्मल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस गिवन है ओमेगा। ये दो चीजें गिवन है, आपको कैसे पता चलेगा आपको नॉर्मल फॉर्म लगानी है, जब आपको क्वेश्चन में दो चीजें गिवन हो, एक तो लेंथ ऑफ नॉर्मल लाइन और एक एंगल मेड बाय नॉर्मल लाइन विद द एक्स एक्सिस, है ना। अगर ये दो चीजें गिवन है तो आप ये वाली नॉर्मल फॉर्म लगा सकते हैं, कौन सी वाली, ये वाली नॉर्मल फॉर्म। और ये बन कैसे कैसे सकती है, हमने एक ही तरह की बनाई है, हम ये चार तरीके से बना सकते हैं, है ना। ये मैंने लिखवाई चारों नहीं है आपको, मैंने लिखवाई एक ही है, देखो हमने तो काम इसी वाली लाइन पे किया है सारा, है ना। लेकिन ऐसे भी बन सकती है, उसमें नॉर्मल ये हो जाएगी और एंगल ये पूरा होगा एंटी क्लॉकवाइज, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा आपकी बार, है ना। और मान लो ये ऐसी वाली लाइन है तो उसमें नॉर्मल लाइन की लेंथ तो ये हो जाएगी पी, है ना। और अब की बार एंगल कौन सा बनेगा, ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल बनेगा मोर देन 180 डिग्री का। और अगर इधर की बात करें तो लेंथ ये हो जाएगी और एंगल ये बहुत ज्यादा बनेगा, मतलब करीब 270 डिग्री से भी ज्यादा का। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर इस बार एंगल ये ले लूंगा, नहीं, एंगल हमेशा पॉजिटिव साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेना, ओमेगा की जो वैल्यू बनेगी पूरी ऐसे ही बनेगी। ठीक है, हमने इस केस पे काम किया है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल। ठीक है, अब हमारा एक ही टॉपिक बचता है क्या, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल। फटाफट हेडिंग मार्क करो, 5 ही मिनट का टॉपिक है। हो सकता है बुक में वो सबसे पहला ही टॉपिक वही था ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस, इक्वेशन ऑफ, या तो सिंपली डाल दो हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस, या फिर इक्वेशन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, एंड वर्टिकल लाइंस। अभी तक बेटा आपने जितनी भी लाइंस की इक्वेशन की बात करी वो सारी की सारी जो थी इंक्लाइंड लाइंस थी, क्या थी वो, इंक्लाइंड। जैसे 2D प्लेन है लेट्स से, तो ये भी इंक्लाइंड है, ये भी इंक्लाइंड है, ये भी इंक्लाइंड, सारी इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मतलब एक्स एक्सिस से किसी न किसी एंगल पे इंक्लाइंड, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पढ़ा है ना अपन ने, जो एक्स एक्सिस का एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो इंक्लाइंड लाइंस थी। और अब अपन कौन सी लाइंस पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। वो क्या है, फिक्स है, वो किसी पर्टिकुलर एंगल से इंक्लाइंड नहीं है, या तो वो एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। और जब भी अपन इंक्लिनेशन की बात करते हैं तो वी ओनली टॉक अबाउट एंगल विथ एक्स एक्सिस, नॉट विथ वाई एक्सिस, क्योंकि स्लोप क्या होता है, एंगल विथ एक्स एक्सिस, है ना। तो अब जो लाइंस पढ़ेंगे या तो वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल ही नहीं बना रही है कोई, है ना, बट पैरेलल है उसके, और या फिर फिक्स है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इन लाइंस की सर इक्वेशन कैसे बनाते हैं, क्योंकि वी आर डीलिंग विद इक्वेशन, तो इक्वेशन हर लाइन की बनानी आपको आनी चाहिए। क्लास 9th में ही पढ़ चुके हो आप ये, एक्चुअली ये वाला टॉपिक अब, है ना। लेकिन अभी अब सब कुछ पढ़ रहे हैं तो अपन इसको फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं ना। तो उसमें पहला केस ले लो हॉरिजॉन्टल लाइंस, पहला केस हॉरिजॉन्टल लोगे, ओके चलो पहला केस ले लो हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस, मैं एक 2D प्लेन बना देता हूँ और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ। खुशी क्या हुआ, तनिष नहीं आया अभी तक। ये 2D प्लेन, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, ऐसे होता है, तो ऐसी लाइन कैसे बनेगी जो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी, बताओ। तो लेट्स से ये वो लाइन हो गई जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है,
ऊपर भी बन सकती है, नीचे भी बन सकती है, बन सकती है कहीं भी। ठीक है, लेट से ये है मेरी लाइन एल, ये है मेरी लाइन एल, ठीक है ना। और ये मान लो जिस पॉइंट से गुजर रही है वो किस फॉर्मेट का होगा, वो 0, C टाइप के फॉर्मेट का होगा, मानते हो? 0, C। लेट से वो जिस भी पॉइंट से गुजरती है उसके उसको ए मान लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स के ले लेते हैं 0, C, ठीक है। ठीक है, तो नाउ पहले तो डेफिनेशन लिखें। द लाइंस विच आर पैरेलल, द लाइंस, डेफिनेशन होगी द लाइंस विच आर पैरेलल टू, विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ऑब्वियस बात है, अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर है, चेक करो, इससे परपेंडिकुलर है। और अगर वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टू द एक्स एक्सिस आर called are called horizontal lines, are called horizontal lines। अब इनकी इक्वेशन फ्रेम करते हैं, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब इनकी इक्वेशन फ्रेम करें तो देखो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की जो इक्वेशन बनेगी, तुम भी सुनो ध्यान से खुशी। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की जो इक्वेशन बनेगी, पहली बात तो नॉन इंक्लाइंड लाइंस है ना, तो इनकी इक्वेशन अभी तक जितनी भी लाइंस की इक्वेशन बनी थी वो एक्स और वाई में रिलेशन आ रहा था, भाई एक्स की टर्म थी, वाई की टर्म थी और कांस्टेंट टर्म थी। अब की बार जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन आएगी उसमें एक्स और वाई की दोनों की टर्म्स नहीं होगी, केवल या तो एक्स की टर्म होगी केवल, या तो वाई की टर्म होगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकाल ही नहीं सकते। पता है क्यों? देखो मुझे एक चीज बताओ, इधर देखो स्क्रीन पे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, लेट से कि ये मान लो 2 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 2। मैं थोड़ा सा आगे खिसकूंगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? लेट से कि ये 2 यूनिट्स है तो 2, 2 है ना। थोड़ा सा और आगे निकल गया तो मान लो 5, 2। इधर पीछे आ गया तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -3, 2 ऐसे ले लो। और पीछे आ गया लेट से मैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -7, 2 लेट से। तो आप देखो कि एक्स कोऑर्डिनेट तो वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से चल ही नहीं रहा, और ना वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से चल रहा है, तो रिलेशन है ही नहीं। जब एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट एक दूसरे के रेफरेंस में चलते हैं तभी तो रिलेशन निकलेगा। जैसे मैंने लिख दिया y = 3x, यानी x का 3 गुना करना है y कोऑर्डिनेट को, तो हर एक पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का 3 गुना होगा, वहां पे वो हर एक पॉइंट उसकी बात मानेगा। यहाँ पे कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है ना। x कोऑर्डिनेट तो है वो बदलता ही जा रहा है, -7, -6, -3, 1, 2, 3, 4, 5, और y कोऑर्डिनेट अपनी बात पे अड़ा हुआ है, 2, 2, 2, 2, 2। y कोऑर्डिनेट हम हमेशा क्या है? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2। तो ऐसी लाइंस की इक्वेशन में केवल y = 2 ही इसकी इक्वेशन होगी, क्योंकि x का कुछ पता ही नहीं, x डिपेंड ही नहीं कर रहा, x बदले जा रहा है, x की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, लेकिन y की फिक्स वैल्यू है। तो जो चीज फिक्स है वो तो बता सकता हूं मैं रिलेशन में, जो चीज फिक्स ही नहीं बदलता उसको क्या बोलूंगा ना। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाती है? y = 2, y = 2 ही इसकी इक्वेशन है, समझ गए? y = 2, एक्स आएगा ही नहीं क्योंकि एक्स वाई पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, एक्स और वाई का कोई रिलेशन ही नहीं है। फिक्स जो चीज है बस वो डालेंगे, तो फिक्स क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। फिक्स क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। तो y = 2 ही इस लाइन की इक्वेशन मानी जाएगी, समझ गए? और ऐसे ही अगर वर्टिकल लाइन हो तो x = समथिंग उसकी इक्वेशन हो जाएगी, उसमें वाई कोऑर्डिनेट का कोई पता नहीं रहता। अभी केस 2 ले लेंगे, ठीक है, समझ गए? तो नाउ सिंस नाउ सिंस द y कोऑर्डिनेट, ये जो लाइन है 0, C से पास हो रही है, तो इसे लिखिए सिंस since the line L since the line L intersects the y axis, फोन लाए हो क्या खुशी? y axis at the point A, एट द पॉइंट A, और A के कोऑर्डिनेट्स क्या डाल रखे हैं अपन ने? 0, C, है ना। इट सिंस द लाइन L intersects the y axis at the point A, which is जिसके कोऑर्डिनेट डाल रखे हैं 0, C, and the y coordinate
the y coordinate of each point, of each and every point, of each and every point lying on line L, lying on the line L, lying on the line L, ठीक है ना, is fixed, is fixed, फिक्स है वो, y कोऑर्डिनेट तो है ना, is fixed and equal to c, is fixed and equal to c, सी के बराबर है y कोऑर्डिनेट हर एक पॉइंट का, क्योंकि ये पैरेलल है ना, ये क्या है बेटा, पैरेलल है। तो देखो ये डिस्टेंस c है, ये भी डिस्टेंस c है, ये भी डिस्टेंस c है, तो हर एक पॉइंट जो भी इस पॉइंट पे लाया करे, जो भी पॉइंट इस लाइन पे लाया करेगा उसका y कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो जाएगा c, ठीक है ना, और x कोऑर्डिनेट बदलता रहेगा, इज फिक्स्ड एंड इक्वल टू c, so the equation, so the equation of a line, the equation of a line L, L parallel to, parallel to, parallel to what, x axis, x axis, and passing through the point, and passing through the point, passing through the point, कौन से पॉइंट से गुजर रही है ये, ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,c। अब आपको इक्वेशन बनानी आती है ना बेटा, एक पॉइंट मिल गया और स्लोप बताओ, जो लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप क्या होता है, अपन डिस्कस कर चुके हैं 10.1 में, क्या होता है उसका स्लोप, जो लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप क्या होता है, वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती है, तो स्लोप भी क्या हो जाता है 0, और जो लाइंस वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उनका स्लोप क्या होता है इन्फिनिटी, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा 0। तो लेट से इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन पासिंग थ्रू द पॉइंट विच इज 0,c इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, बोलो आपको पता है ना, पहली पहली जो भी अपन ने यूज भी करी थी, y माइनस वाई वन, ऐसे तो लिखते हो, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब बताओ पॉइंट तो डालो एक्स वन वाई वन में, पॉइंट तो डालो एक्स वन वाई वन में, तो एक्स वन वाई वन क्या है, पॉइंट क्या है 0,c, तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई वन की जगह c इक्वल टू, स्लोप क्या है इसका 0, 0 इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्या था 0, एक्स क्या था, एक्स वन क्या था 0, देखो पॉइंट तो है हमारा एक्स वन वाई वन 0,c, और स्लोप होगा ऐसी लाइन जो हॉरिजॉन्टल है यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसी लाइन का स्लोप क्या होता है 0। तो जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी क्वांटिटी 0 बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा y माइनस सी इक्वल टू 0, y माइनस सी इक्वल टू 0। तो फाइनली इक्वेशन क्या बनी बेटा, y इक्वल टू सी, मैंने भी तो अभी यही बताई आपको कि y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, ऐसी ही इक्वेशन बनेगी, दैट्स इट, समझ आया। तो ये मैंने पूरे प्रोसेस से करके बताया। अब देखो अगर मैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन शुरू में पढ़ाता आपको, तो बताए क्या उसका डिसएडवांटेज होता, कि फिर मैं आपको डायरेक्ट रटवा देता कि y इक्वल टू सी इसकी इक्वेशन है, ऐसे प्रोसेस से नहीं बता पाता, क्योंकि ये सारी चीज तो पढ़ाई नहीं है मैंने, ये सारी चीज तो बाद में पढ़ाने की थी, इसलिए मैंने पहले वही चीज पढ़ा दी और अब हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन बनाई, तो y इक्वल टू सी, समझ आया। अब इस सारा का कॉपी पेस्ट करेंगे, एक्स एक्सिस आ रहा है वहां, वाई एक्सिस आ रहा है यहाँ पे, इसको ब्रैकेट में पैक कर देते हैं, ठीक है ना, y इक्वल टू सी is the equation of a horizontal line, is the equation of a horizontal line। ठीक है, चलो अब फटाफट से इसको कॉपी पेस्ट कर दें और चेंजेस कर लें, क्या क्या चेंजेस होंगे देखते हैं, मुझे कॉपी पेस्ट करने देता है कि नहीं देता, नहीं तो फिर मैं इसी में रफली समझा दूंगा और आप घर जाके नोट कर लेना ना, देखता हूँ अगर कॉपी पेस्ट ही हो जाता है तो अच्छी बात है। यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि सेम प्रोसेस होगा ना, बस एक्स की जगह वाई की जगह एक्स, कंट्रोल सी, एंड नेक्स्ट पेज पे इसको कॉपी करने की सोचते हैं,
यहां से तो हो तो गया है। ठीक है, चेंजेस देखो, अब चाहो तो आप इधर समझ लो और घर जाके नोट कर लेना, आपकी इच्छा है ना। तो सबसे पहले तो लाइन की इंक्लिनेशन चेंज करूं, जो हॉरिजॉन्टल थी वो अब कैसी दिखाई देगी, वर्टिकल दिखाई देगी। और जिस पॉइंट से पास होगी उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इधर 0, सी थे तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, C, 0, C, 0। वेरी गुड। ओके, सो लेट्स मेक द चेंजेस। सबसे पहले तो ये पार्ट 2 हो गया और नाम हो जाएगा वर्टिकल लाइंस, पार्ट 2। और नाम हो जाएगा मेरा क्या, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइंस की जगह वर्टिकल लाइंस। ओके, लाइन भी चेंज कर देता हूँ, इसी को घुमा के इधर डाल देते हैं, चलो। कुछ ऐसी लाइंस होगी, है ना। देखो ये नेगेटिव साइड भी जा सकती है, हालांकि अपन अभी पॉजिटिव साइड वाले केस ही मान रहे हैं। ये इधर भी जा सकती है और पहले वाले केस में भी ऊपर की जगह नीचे भी जा सकती थी, है ना। ठीक है, लाइन एल वही और ए पॉइंट वही, और कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपकी बार इसके, C, 0, स्मॉल c, 0। अच्छा, सी क्यों रखते हैं इसको पता है, सी फॉर कांस्टेंट, क्योंकि ये फिक्स कांस्टेंट है, जैसे 2 हो गया तो 2 ही हो जाएगा, 3 हो गया तो 3 हो जाएगा, है ना, इसलिए सी फॉर कांस्टेंट याद रह जाता है, इसलिए इसको सी रखते हैं ना। कोई कहे सर सी क्यों रखते हैं ना। ठीक है, C, 0 हो गया। तो डेफिनेशन में बोलो क्या चेंजेस आएंगे, द लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस आर कॉल्ड वर्टिकल लाइन। देखो जब अपन ऐसे डिलीट करके करते हैं ना, तो अपने को डिफरेंस भी साफ साफ पता चल जाता है, अच्छा उधर एक्स था इधर वाई है ना। आर कॉल्ड वर्टिकल लाइंस। तो आप एक काम करो, अभी केवल आप देख लो और इसको फिर नोट डाउन कर देना, वर्टिकल लाइंस वीडियो का भी सहारा ले सकते हो ना। ठीक है, इधर फोकस करो अभी, है ना। अब सिंस द लाइन एल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस को ए पे काट रही है ना, एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए, और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपकी बात, C, 0, C, 0। तो हर एक पॉइंट जो इस लाइन पे लाया करेगा उसका ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट तो सी फिक्स हो गया, देखो इसका भी सी, मान लो ये सी कोमा कुछ 3 हो जाएगा, ये सी कोमा कुछ 2 हो जाएगा, ये C, 0 है ही सही, ये C, -1 हो जाएगा। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट तो फिक्स है क्योंकि ये डिस्टेंस तो फिक्स है, C, और वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, नाउ the since the line L intersects the x axis at the point A, 0 and the y coordinate नहीं, x coordinate fix है अब, x coordinate of each and every point, x coordinate of each and every point lying on the line L is fixed and equal to c। ठीक है ना। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन L पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं C, 0 इज गिवन बाय, तो फॉर्म तो यही रहेगी, है ना। अब देखो चेंजेस क्या क्या होंगे, पहले आपने x1 y1 क्या डाला था, 0, C। अब x1 y1 क्या डालोगे, C, 0 डालोगे ना, x1 की जगह C आएगा और y1 की जगह 0 आएगा। तो पहला चेंजेस ये कर दूं मैं, देखो इसकी जगह C, इसकी जगह 0, पहला चेंज, इसकी जगह C और इसकी जगह 0। ठीक है। अच्छा, स्लोप जो होता है वर्टिकल लाइन का क्या होता है बोलो तनिष्क, वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, वर्टिकल लाइन मींस लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसका स्लोप क्या होता है, और फिर हॉरिजॉन्टल का क्या होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा, अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होगा, उसका 0 होगा शायद, क्यों इतना का, तो जो भी पॉजिटिव एंगल बनाता है उसका स्लोप 0 होगा, हॉरिजॉन्टल का तो 0 होगा क्योंकि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का 0। तो 1090 क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है 0, और परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 0 की जगह इन्फिनिटी लिखूं,
अब आपको सर इन्फिनिटी कैसे लिखोगे, तो याद रखना इन्फिनिटी को अपन 1/0 लिखते हैं हमेशा। जीरो और अपन ने ट्रिग्नोमेट्री सीखी थी, तो जीरो और इन्फिनिटी को एक दूसरे का रेसिप्रोकल माना था लास्ट ईयर 10th क्लास में। अपन ने जब 10 90 सब निकाला था, तो अपने पास एक जगह निकल के आया 1/0, तो 1/0 को अपन ने क्या माना, इन्फिनिटी। तो जीरो और इन्फिनिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स माने गए, जीरो और इन्फिनिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो आप अब इक्वेशन के इन्फिनिटी तो नहीं रख सकते ना, तो आप क्या रखोगे, 1/0। क्या रखोगे, 1/0, 1/0। इधर सामने चाहे से लिख दो 1/0, सिंस इंफिनिटी इज इक्वल टू व्हाट, 1/0। ठीक है, तो अब देखो जीरो से मल्टीप्लाई होके इसको जीरो बनाएगा। पिछली बार जीरो से मल्टीप्लाई होके इसको जीरो बना रहा था, अब की बार जीरो से मल्टीप्लाई होके इस पूरी चीज को जीरो बनाएगा। और ये 1 से मल्टीप्लाई होके केवल क्या रह जाएगा, एक्स माइनस सी, यानी ये क्वांटिटी जीरो और ये क्वांटिटी एक्स माइनस सी। समझ आया, ये क्वांटिटी जीरो और ये क्वांटिटी एक्स माइनस सी, ये क्वांटिटी जीरो और ये क्वांटिटी एक्स माइनस सी। तो जीरो इक्वल टू एक्स माइनस सी आ गया, तो एक्स इक्वल टू सी इसकी इक्वेशन बन जाएगी। उसकी इक्वेशन y इक्वल टू सी थी, और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू सी। सो x इक्वल टू सी इज द इक्वेशन ऑफ ए वर्टिकल लाइन। तो अभी ये तो था इसका पूरा डेरिवेशन। डायरेक्टली क्या याद रखोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू सी, है ना, इक्वेशन ऑफ ए वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो ऐसे याद रखो ना। देखो एक मिनट इसको कंप्लीट करूं, वर्टिकल लाइन। ठीक है, दैट्स इट, ये तो हो गया कंप्लीट। देखो ऐसे याद रखो, वर्टिक हॉरिजॉन्टल लाइन एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन y इक्वल टू सी उल्टा है, और जो y एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन x इक्वल टू सी। अब x एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल। y एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन है, वर्टिकल। तो इन शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y x इक्वल टू, नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू सी, और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू सी। और c क्या है, जिस भी पॉइंट से गुजर रहा होगा, 2 3 4 जो भी होगा, एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, डन। तो हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इधर की लाइन उधर की लाइन सब कवर कर चुके हैं। पूरी 3 वीडियोस को अच्छे से रिवाइज करो। ये 3 वीडियोस आती हैं तो अगली एक्सरसाइज अपन कर पाएंगे। सो टुमारो वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज 10.2। ठीक है ना, कितने क्वेश्चन हैं, 19 20 क्वेश्चन है, तो वी विल ट्राई टू कवर इन 2 वीडियोस, 10 क्वेश्चन एक जगह, 10 क्वेश्चन दूसरी। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। ये लास्ट वाला कर लेना नोट्स, है ना, वर्टिकल लाइंस वाला वीडियो।